हाँ चालू, आवाज ही को नहीं यार। देखो, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं पढ़ रहे थे। और इस सिंचाई परियोजनाओं में हमने लिखा कि हमारे राजस्थान का जो कृषि योग्य क्षेत्र है, के केवल 1/3 भाग पर सिंचाई सुविधाएं, कि केवल ही कितने पर है, 1/3 जो भाग आता है, यानी इस पर कौन सी सुविधाएं हैं, सिंचाई सुविधाएं। और 2/3 भाग है, यानी वो वर्षा पर ही निर्भर है। इसका मतलब है अभी हमारे राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। जो 1/3 क्षेत्र सिंचाई हो रही है, यानी उस सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। तो सिंचाई के साधन अपन देखें। सिंचाई के साधनों में हमारे पास जो प्रमुख रूप से है, यानी कुएं और नलकूप। इसके साथ में दूसरा जो है केनाल्स, यानी नहरें। और तीसरा जो अन्य है, जिसमें कई सारे, अब कुएं और नलकूप है, इन कुओं से लगभग 24% भाग पर सिंचाई होती है। और जो नलकूप आते हैं, इनसे कितने पर है, 42। इसका मतलब लगभग 2/3 जो सिंचाई है वो किससे होती है, कुएं और नलकूप। किसी समय कुएं नंबर 1 पे आया करते थे। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि और इसके साथ में ही 33%, लगभग 1/3 जो क्षेत्र है, उस पर किसके द्वारा सिंचाई हो रही है, नहरों के द्वारा। अन्य में जैसे तालाब, रहेठ, ठेकुली, चड़स, ये अन्य स्रोत हैं। इनसे राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है, 1%। कुएं जो नलकूप हैं, इनसे सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक सिंचाई होती है तो वो कहां पर होती है, जयपुर, भरतपुर, अलवर, ये जो क्षेत्र आता है वहां पर सर्वाधिक सिंचाई है, यही कुएं नलकूप से होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, श्री गंगा। और इनमें तालाब सबसे ज्यादा है दक्षिणी राजस्थान, क्योंकि पथरीला प्रदेश हो गया। यही कौन सा आता है, भीलवाड़ा, जहां कुएं खोदना संभव नहीं है।
दक्षिणी राजस्थान है, यानी वहां पर ये सिंचाई होती है। तो ये सिंचाई के प्रमुख जो साधन हैं, वर्तमान में कुएं नहीं खोदे जा रहे हैं, कुओं के स्थान पर ज्यादातर क्या है, ट्यूबवेल्स है इनको, इसलिए ट्यूबवेल्स की लगातार संख्या बढ़ रही है। जहां पर भी पानी लगता है कि यहां पर मीठा पानी है, तो वहां पर लोग क्या है, ट्यूबवेल ही बनाते। कुआं क्यों नहीं बनाते? जल बहुत ज्यादा क्या चला गया, गहराई, है ना। तो ये पूरा जो सिंचाई के जो साधन आते हैं, कुएं भी है, नलकूप भी है, नहर, तालाब है, रहट, जहां जल स्तर ऊपर होता है ना, वहां पर रहट से भी सिंचाई दक्षिणी राजस्थान में ही। ठेकुली, ये भी आप, जैसे रहट का मतलब तो तुम जानते, जैसे पानी ऊपर ही है। अरे नहीं जानता तो जबरदस्ती हां बढ़ लेते रहे, क्या है, अरे नहीं भरेगा। जैसे ये पानी है, ऊपर ही है जी, तो इस पानी को बैल वगैरह है उससे जैसे कि चेन लगा दी जाती है, और उस चेन के यहां पर क्या है, टब बने हुए होते हैं, और ये घूमती रहेगी। ये जैसे ही जाएगी ना, तो यहां आते ही वो बाल्टी वगैरह है वो उल्टी हो जाएगी, यहां आते ही वो पानी से भर करके वापस ऊपर आएगी। ये चेन के द्वारा चलती रहती है। और यहां से पानी वगैरह है जो इस जगह, जैसे यहां पर ये लगा दिया गया, यहां से नीचे होगा पानी, और इससे फिर क्या कर ली जाती है, सिंचाई। उसको किस नाम से जाना आता है, रहट है, यानी इसके नाम से जाना आता है। रहट अपन कह सकते हैं, जैसे ये रहट, बैल ही इसको चलाने का कार्य करते हैं। हाँ, रहट है, ये दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर के आसपास आपको मिल जाएंगे। ये रहटी है, जैसे ये पूरा अंदर जाएगा, पानी से भर के आएगा, यहां पर उड़ेल दिया जाएगा, और इसको फिर खेतों तक पानी को क्या है, यानी पहुंचा दिया जाता है। इस पद्धति है, यानी ये को क्या कहलाती है, रहट के नाम से जानी जाती। ये रहट है, ये देख सकते हैं, ये रहट का ही भाग है, इंजन से भी चलता है। हाँ, बस पानी ऊपर होना चाहिए। ये जैसे यहां पर आ रहा है, फिर इस क्षेत्र से आकर के यहां खेतों तक पहुंच जाता है। ये रहट वाला क्षेत्र है, उदयपुर के आसपास वाला, जहां बरसात ज्यादा होती है ना, वहां पर कई जगह आपको ये मिल जाएगी, है ना। तो ये पूरा जो भाग है, यानी जो रहट है, ये ऐसे ही ठेकुली, ठेकुली का मतलब जैसे आपके खेत के पास से नदी बह रही है ना, कि जो खेत है ये उसी के पास से क्या है, नदी प्रवाहित हो रही है, और आपका खेत यहां पर है, आप छोटा सा खेत है, उसमें जल लाना चाहते हो, लेकिन नदी का जल क्या है, नीचे। जैसे मेरा खेत यहां पर है और नदी वहां बह रही है, अब बाल्टी बाल्टी थोड़ी लेकर के आएंगे, तो वो तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने ठेकुली लगाई इसके। ठेकुली का मतलब यहां पर ज्यादा जोर भी नहीं है, एक गहरा गड्ढा, यानी जो लकड़ी खूंटा बना दिया जी, और उसको एक फिर और लंबे खूंटे से जोड़ दिया, यहां पर बाल्टी बांध दी यहां जैसे, और वो नदी बह रही है, यहां से उसको यूं दबाया, दबा करके वहां डाल, नहीं समझे, उसमें ले जाए, थोड़ा सा ऐसे घुमाया, जैसे होद से पानी निकालने के लिए वो बाल्टी को हिलाते नहीं है गए, वैसे उसको जोर से डालो, फिर यूं लेकर के ये हमारे खेत में हमने डाल, मेहनत करनी पड़ती है, फिर डाला और फिर लेकर के अपना आगे। ये जो होता है, यानी वो कौन सा साधन है, ठेकुली। अरे पहले घर वाले तो पूछना ऐसे करते थे सिंचाई का। ये लो, ये ठेकुली तो है, ये यहां से पानी भरा, इधर अपने खेतों में खेती दे, कितनी खेती कर रखी है तुम, ऐसे हल्के में ले रही हो इसको। तुम्हारा तो ये क्या है कि वो ये हो गया कि एक लोटा भी पानी का नहीं उठता है ना। तो ये ठेकुली है, यानी इसको क्या बोलते हैं, ठेकुल। चड़स, ये जो कुएं खोदते थे, चमड़े का बना हुआ होता था, प्लास्टिक का बना हुआ होता था, यही उससे जल निकल आता, ये चड़स है।
कुएं से पानी, अब इससे कितना बड़ा वेस्टेज नहीं है, पानी जो बाहर निकल रहा है ना वो वापस कुएं में जा रहा है। ये लाव रस्सी से, बैल से या ऊंट है, यानी इससे खींचने का काम करते थे। ये पूरा चड़स का ही भाग, इसको चड़स ही बोलते, चरस नहीं, हाँ चड़स है, यानी इसके नाम से जाना। तो ये बैल है यानी या ऊंट वगैरह है, इसको खींचे। इनसे पुराने समय में क्या होती थी, यानी सिंचाई होती थी। तो रहट, ठेकुली और कौन सा आता है, ये परंपरागत सिंचाई के साधन। इनमें नवीनतम सिंचाई के साधन तो कौन से आते हैं, नलकूप नया है, कुएं बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, नहरें भी क्या है, नए हैं। बाकी सभी परंपरागत ये सिंचाई के क्या आते हैं, साधन आते हैं। इसमें मैंने इसका रहटे का और चड़स का एक वीडियो भी बनाया था। अरे तो रुक तो जा तू, मैं वीडियो बनाता हूं अलग तरह के बनाता हूं, है ना। अच्छा तुम्हें पता है कहीं को है, पहले ये लिख लिया तुमने, ये सिंचाई के साधन लिख लिया है। डांस, डांस नहीं है, डामस है वो। डॉक्टर हरवीर सेकंड पार्ट डाल दिया ना हरवीर, वीडियो में अब देखता हूं। लिख लिया, हाँ। तो ये कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, रहट, ठेकुली और कौन सा हो गया, चड़स। ये सब भी जहां पानी ऊपर है ना उसी जगह ये हो पाता है। पास से नाला गुजर रहा, आपके पास में पैसे ही नहीं है, पैसे होंगे तो नाले का पानी तो मोटर से भी खींच सकते हो, हाँ तो ऐसे बाल्टी से डाल, पहले नहीं होते थे, आजकल तो लोग कबाड़ लेते हैं इधर से उधर से, वही था। तब रहटे, ठेकुली, चड़स यानी इनको काम में लिया। कौन सा दिखाएगा तो, तेरे समझ में आया कौन सा दिखाएगा, तो रहट दिखा देखे हैं, हाँ ये रहट। आवाज का क्या करेगा, मैं दिखूंगा फिर ये बनाता कौन, वो कोई साथ हो तो बहना, ये उदयपुर के पास का ही है। तो ये दिखा दिया, अरे ये ऐसे क्या दिखाया, मेरे को नहीं पता चला। तो ये पूरा ऑनलाइन वालों को दिख रहा है,
हाँ, तो ये सारा जो आपको ध्यान रखना, अंदर से पानी आ रहा है ना, इस बैल की आंखें इसलिए बांध रखी है कि इसको चक्कर नहीं आई, गोल गोल घूमने से चक्कर आ जाता है ना। हाँ, तो ये इसीलिए इसकी क्या है, जो आंखें, तुम अपना सिर बैठे बैठे देखे सिर घुमाओ, यहाँ पे पता चल जाएगा, उससे हो जाए। तो ये इसको हम क्या है, रहट के नाम से जानना आता है। पानी देखो साफ सुथरा पानी आ रहा है। अगला दिखा, चड़स। हाँ, मतलब जल का सदुपयोग, मितव्ययता पूर्वक जल का क्या है, यानी उपयोग किया है। इससे जितने जल की जरूरत है उतना ही है ना। ये एक स्पेशल आवाज भी निकालते हैं जिससे वो बैल वगैरह अपने आप अपनी जगह जाकर के रुक जाते हैं। ये चड़स है। इसकी तूने आवाज क्यों नहीं शुरू की भाई, आवाज थी इसमें बहुत अच्छी। और वो रोक देते हैं वहाँ पे। इसमें एक बार में कितना लीटर पानी आता है? ये अब जितने की जरूरत नहीं उतना ही पानी है ना, इसलिए ग्राउंड वाटर क्या है कि और अभी आप ये जो आवाज लगा रहे थे, ये ऊँट को लगा रहे हैं। ऊँट को लगा रहे हो? हाँ, ऊँट समझता है। हाँ, ऊँट समझ जाता है। वो जो बंदी है ना, हाँ हाँ, उसको आगे ले जाना, आप पीछे थोड़ा। अभी अपने आप पानी है, वापस आ गए ना ऊँट। इनको वैसे ये आदमी नहीं हो तो भी अपनी जगह जाकर के किल्ली निकालने के लिए जरूरत नहीं, आवाज से समझ जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं ना। जितने पानी की जरूरत है ना उतना है। इसका मार्केट डाउन है इसका। इससे अच्छा नहीं दिखाता तो ठीक था यार, नाम भी कर दिया है, सारा काम भी कर दिया है। तो ये पूरा जो सिंचाई के पुराने समय में क्या थे, साधन, अब भी है कई जगह ना। चलो अब सिंचाई ये तो है, यानी जो छोटे क्षेत्र में क्या होती है, सिंचाई होती है उनके लिए। बड़ा क्षेत्र आता है, यानी उसमें सिंचाई के लिए अगर देखें तो सिंचाई परियोजनाएं 19 अप्रैल 1978 में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3। अब 3 कौन कौन से आते हैं? एक वृहद सिंचाई परियोजना है, एक लघु सिंचाई, और जिसको लघु को मध्यम भी लिख सकते हो आप, और एक क्या आती है, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। ऐसी सिंचाई परियोजना जहां पर 10,000 हेक्टेयर जैसे सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार पढ़ लिखे। नंबर 1 है, यानी वृहद सिंचाई परियोजना। और 10,000 हेक्टेयर से अधिक भाग पर, हां अधिक ही भाग पर सिंचाई हो रही है, उसको हम कौन सी सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं? वृहद सिंचाई। और ज्यादातर गवर्नमेंट है वृहद सिंचाई परियोजनाएं बनाने की कोशिश करती है। बड़े क्षेत्र में क्या है, 10,000 नॉर्मल है, कोई ज्यादा नहीं है। जैसे आज इंदिरा गांधी नहर है, जिससे लगभग 17.17 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है। 17 लाख हेक्टेयर जो भाग आता है उस पर क्या होती है, सिंचाई। ईआरसीपी का नाम आपको मैंने कई बार बताया है, और कल से जैसे ईआरसीपी आंदोलन शुरू किया कांग्रेस वालों ने, उस ईआरसीपी से भी लगभग 3 लाख हेक्टेयर भाग पर सिंचाई होगी। 2.84 लाख हेक्टेयर, वो सारी क्या है, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं। एक होती है मध्यम,
सिंचाई परियोजनाएं। मध्यम का मतलब है जहां पर 2000 से कितना हो गया, 10,000 हेक्टेयर भूमि पर क्या हो रही है, सिंचाई। हाँ, कि मध्यम 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है, उसको अपन क्या कह देते हैं, मध्यम। जैसे बीसलपुर है, जवाई परियोजना अपन देख सकते हैं, गरडाडा परियोजना है, टकली है, सावन भादो है, मध्यम परियोजनाएं हैं। 2000 से कितना आता है, 10,000। एक लघु या आप ये कह सकते हैं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, यानी छोटी सिंचाई जो परियोजनाएं हैं, यानी इनके बारे में लघु या सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं। मतलब 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र सिंचाई होती, उसको हमें कौन सी सिंचाई परियोजना कहते हैं, लघु सिंचाई परियोजना। तो कुल मिलाकर के सिंचाई परियोजनाएं हैं, यही इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3। एक आती है वृहद सिंचाई परियोजना, 10,000 हेक्टेयर से अधिक भाग पर क्या होती है, सिंचाई। मध्यम 2000 से कितना हो गया, 10। और लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से क्या आता है, कम क्षेत्र पर सिंचाई होती है, वो कौन सी होगी, लघु सिंचाई। तो कुल मिलाकर के कितने प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं, 3। तो इन 3 सिंचाई परियोजनाएं हैं, या इनके बारे में अपन लिखेंगे। और बड़ी छोटी मध्यम सभी प्रकार की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, यानी इसमें जैसे खड़ीन कौन सी सिंचाई परियोजना में आते, कुएं नलकूप है, वो किस में आते हैं, कुएं नलकूप लघु सिंचाई में आते हैं। हाँ, अपने एक अपने अपने खेत है, यानी उसमें कर लेते हैं, थोड़ा पानी ज्यादा होता है तो पड़ोसी के खेत में निकाल देते हैं। तो ये सभी कुल मिलाकर के कितने प्रकार की है, यही जो 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना, ये तीनों लिख लीजिएगा आप, है ना। एक लाइन लिखना पहले, सिंचाई परियोजना। सन 1978 में सन 1978 में राज्य की सिंचाई परियोजनाओं को सिंचित क्षेत्र के आधार पर ही 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। ये तीनों लिख लो। एक तो वृहद सिंचाई, पहले लिखो वृहद सिंचाई परियोजना। हाँ, वृहद सिंचाई परियोजना कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक भाग पर सिंचाई होती। दस हजार हेक्टेयर से अधिक भाग पर सिंचाई होती है, वो कौन सी परियोजना आती है, वृहद सिंचाई परियोजना।
मध्य में सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती। और लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर जो सिंचाई हो रही है, तो कितनी परियोजनाएं होगी? 3। 3 जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, यानी इनके बारे ये बहुउद्देशीय जो परियोजना है, यानी इसके बारे में अपन अब सबसे पहले जो परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना है। कि भाखड़ा जो नांगल परियोजना है, बड़ी एक बहुउद्देशीय परियोजना की, जैसे देश आजाद हुआ तो अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो दुखी मन से ही गए थे, वो ऐसे राजी राजी नहीं गए थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार था, उसमें बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे अंग्रेज। अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि भारत पे अब राज कर पाएंगे। इधर से हम भी एक्टिव हो गए थे कि अब इतना आसानी से तुम्हें राजे नहीं करने थे। तो उन्होंने मान लिया कि अगर अब भारतीयों के साथ में युद्ध किया जाएगा तो निश्चित रूप से लड़ाई होगी, और लड़ाई में हमारी क्या होगी? हार। इसलिए इनको समझाते हैं कि इनको कह देते हैं कि अगर हम यहां से चले गए ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम देवदूत हैं, हम आपको पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, सिंचाई सुविधाएं सिखा आपको बताएंगे, है ना, विद्यालय आपके बनेंगे, सारी चीजें आपको हम बताएंगे। बात तो सही भी थी, गलत तो नहीं थी। इससे पहले अपने पास सोने की चिड़िया तो थी, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं आता। तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इस सतलुज जैसे पंजाब है उसमें होशियारपुर है, वहां पर इस नदी पर एक बांध, वैसे हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, ये जो हिमाचल प्रदेश पंजाब दोनों की सीमा पर ये 2 बांध हैं, एक भाखड़ा है और एक कौन सा आता है? नांगल। 2 बांध बनाए गए, एक का भाखड़ा और दूसरा का नाम क्या आता है? नांगल। इसमें बड़ा बांध भाखड़ा ही है। तो ये जो सबसे पहले 1946 में पंजाब के गवर्नर सेंट लुइस डेन हाँ कि सेंट लुइस डेन है, इन्होंने सतलुज नदी पर, जिसको आप सतलज बोलते हैं, कि सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया। तब भी तो कह के गए थे कि हमने जो प्रोजेक्ट तुमसे नहीं हो पाएंगे। बहुत सब देश की आज भी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा। इससे बड़ी कोई परियोजना नहीं है। इससे पहले केवल गंग नहर थी, और गंग नहर से पेयजल आपूर्ति है, यानी यही होता था। उसको कोई ज्यादा बहुउद्देशीय परियोजना नहीं कह सकते। मरुस्थल में क्या है? पानी पहुंचाने का कार्य, और वो भी विभाजन के कारण कहां पर चली गई? पाकिस्तान।
तो ये केवल कोई बांध बनाया नहीं है, केवल प्रोजेक्ट 1946 में पंजाब के गवर्नर सेंट लुइस डेन है, उसके दिमाग में आया कि सतलुज नदी पर हम कौन सा बांध बनाएंगे, भाखड़ा नांगल बांध है ये बनाने का काम, लेकिन बीच में आजाद किए भाखड़ा नांगल बांध है, यानी वो भी अधर्मी रह गया। देश आजाद हो गया, लेकिन इस बांध को, प्रोजेक्ट को, क्योंकि आजादी के समय पढ़े लिखे लोग तो कम थे, लेकिन जो पढ़े लिखे थे वो 1 वीक सीरीज नहीं पढ़े हुए थे। उस समय 1 वीक सीरीज थी नहीं, शॉर्टकट नहीं था, लॉन्ग कट ही थे, तो सारे विद्वान थे। जो भी व्यक्ति जाकर के कहता कि इस तरह का हमें क्या है काम कर लेना चाहिए, तो वो काम के लिए मना नहीं करते थे कि करना चाहिए। मतलब विद्वत जन थे, उनकी सुनी जाती थी। अब तो विद्वान ज्यादा हो गए ना, मूर्ख कम रह गए, और सारे क्या घूमते हैं विद्वान, जहां से वहां विद्वान मिल जाएगा आपको। तो इसलिए देश मतलब बहुत तीव्रता से विकास किया है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि विकास नहीं किया था। क्या आप ये सोचिए, 1947 में जब गए तो कुछ है नहीं अपने पास, और उसके बाद में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यानी ये अपन ने बनाए हैं। कोई विश्वविद्यालय नहीं है आपके पास में, कॉलेज नहीं है आपके पास, स्कूलें नहीं है आपके पास, पानी पीने के लिए बाल्टी नहीं है आपके पास। बाल्टी होगी एक प्रकार से, हाँ, सारी उन सब चीजों को वापस से क्या करना है, विकसित करना है। तो ये टाइगर डेन चला गया, कोई ये सेंट लुइस डेन चला गया, तो अब भी जैसे ही हम आजाद होते हैं तो सतलुज नदी पर कि इस प्रोजेक्ट को तो बनाएंगे, और भाखड़ा नांगल बांध है इसको बनाने का काम शुरू कर दिया था। 1962 में भाखड़ा नांगल बांध है ये बनकर के तैयार हो गया। इस बांध के बनने से कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और यहां तक कि दिल्ली भी है। हालांकि दिल्ली में कोई सिंचाई सुविधाएं नहीं है, हाँ अब तो हटा दिया गया, लेकिन दिल्ली, उस समय दिल्ली भी था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना, उत्तर प्रदेश तक जल जाता था इसका। ये इन राज्यों की संयुक्त परियोजना, जिनको पेयजल, सिंचाई और इसके साथ में क्या हो गया, जल विद्युत, इनकी आपूर्ति होगी। 1962 में जैसे ही बांध को समर्पित किया गया, देश को मतलब राष्ट्र को, पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू ने इनको क्या है कि देश को जब समर्पित किया तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी इसके बांध के बारे में। पंडित नेहरू ने कहा कि मेरे लिए ये मंदिर और तीर्थ के समान है। ये कथन इसके बारे में पंडित नेहरू है। दो चीजें, एक तो कहा कि मेरे लिए ये विराट वस्तु है, ये स्वतंत्र भारत के लिए कौन सी वस्तु है, विराट वस्तु, चमत्कारी वस्तु है। विराट का मतलब यही हो गया कि कौन सी वस्तु होगी, चमत्कारी वस्तु है, जो मंदिर और तीर्थ के समान है। चमत्कार कहां पर होता है, मंदिरों में होता है, तीर्थ स्थान होते हैं उनमें होता है, गुरुद्वारे होते हैं उनमें होता है, मस्जिद होती है, यानी उनमें क्या है, यानी चमत्कार होता है। लेकिन कहा कि मेरे लिए तो यही चमत्कार है। कितनी सारी जनता को पेयजल की आपूर्ति होगी, कितने क्षेत्र में इससे सिंचाई होगी, कितने लोग अंधेरे में रह रहे हैं जिनको उजाला होगा। तो मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। और भारत की सबसे बड़ी क्या थी, ये बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना है या इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई, 15 हाँ, भाखड़ा नांगल परियोजना है, इससे राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत आती है,
15.2% की क्या है इससे। इसी भाखड़ा नांगल जो बांध है गुरुत्वीय शक्ति पर आधारित है। हाँ, इससे मतलब भूकंप वगैरह, हालांकि भूकंपीय जोन वाले क्षेत्र में ही आते हैं ये, लेकिन भूकंप वगैरह इससे कम प्रभाव रहता है। धरती हिलती है तो उसके साथ ये भी हिल लेता है। टूटेगा तो वो जब स्थिर होते हैं, एकदम से झटका लगता है तब। जैसे हमारी पृथ्वी घूम रही है, अभी हम भी घूम रहे हैं, ब्रेक लगेगा तो दिक्कत हो सकती है, हम एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे, फिर कईयों का सिर टूट जाएगा, कईयों का मुंह फूट जाएगा, कई परमानेंट ही चले जाएंगे ना। हाँ, ब्रेक नहीं लगाने चाहिए, इसलिए धरती ब्रेक लगा ही नहीं रही, कंटिन्यूटी है इसमें, परिक्रमण परिभ्रमण, इसलिए अपने को पता भी नहीं चलता। वो जेक वाला आपको मैंने बताया भी था कि ये। अब इसके बाद आपको मंदिर और तीर्थ के समान इसी भाखड़ा नांगल जो बांध आता है, इसका जो पृष्ठ प्रदेश आता है उसका नाम क्या दिया गया, गोविंद सागर। जो हमारे भारत की सबसे बड़ी कौन से पानी की झील है, मीठे पर। प्राकृतिक या कृत्रिम? अरे कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये तो बनाया गया। भाखड़ा जो बांध बनाया गया, इससे लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर नांगल बांध बनाया गया। यह इसलिए बनाया गया क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी, बाई चांस किसी भी कारण से अगर भाखड़ा बांध टूट जाता है तो बाढ़ आएगी, तबाही हो जाएगी। इसलिए उस जल को रोक सके कौन सा बांध, नांगल। इसलिए नांगल बांध बनाया गया। अगर मान लीजिए दोनों ही बांध टूट जाते हैं तो उत्तरी भारत के साथ साथ में पाकिस्तान का आधा हिस्सा भी बह जाता है। उत्तरी भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, ये तो जाएंगे जाएंगे, इसके साथ साथ में पाकिस्तान है, वो भी आधा बह जाता है। ये इतना बड़ा जो बांध बनाया गया है, यानी वो कौन सा है, भाखड़ा। तो विराट वस्तु है, चमत्कारी वस्तु है। इससे राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है, 15.2। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है उसकी संयुक्त परियोजना। इस परियोजना से हमारा जो राजस्थान है, यानी इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को जल विद्युत और सिंचाई सुविधा दोनों प्राप्त है। इसके साथ में ही दूसरा आपको ध्यान रखना कि बीकानेर, सीकर, झुंझुनू और कौन सा हो गया, सीकर, इनको केवल जल विद्युत की सुविधा प्राप्त है। केवल किसकी सुविधा प्राप्त है, जल। तो कई दूसरा क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है इसमें, कोई ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है। एक तो राजस्थान की हिस्सेदारी कितने %, दूसरा है कि कितने कितने राज्यों के बीच में ये जो परियोजना, संयुक्त परियोजना। तीसरा आपको यह ध्यान रखना कि भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन से जिले को जल विद्युत और सिंचाई दोनों सुविधाएं प्राप्त नहीं है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। बोलो, बीकानेर को कौन सी सुविधा प्राप्त है, केवल जल विद्युत की सुविधा, बस ये क्वेश्चन है इसमें। तो ये विराट वस्तु, चमत्कारी वस्तु है, यानी इसके समान अपन देखे पंडित नेहरू है, यानी इन्होंने इसको, क्या आपकी नजर में भी विराट वस्तु, चमत्कारी वस्तु है? अरे है या नहीं? ये कहना सही था या गलत था? इसका मतलब मुझे ये मत मानना कि कांग्रेस का आदमी है ना। पढ़ना, जितने भी प्रधानमंत्री है सारे, सबको पढ़ना, जिसे आपको ध्यान रहे किसने क्या किया है। नहीं तो वही बात है, कोई कुछ ही बना देगा आपको। पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। अब आजकल एक नया दौर आया है ना, अपन चंदा लेकर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये बनाते हैं। कितने के लोगों का भला होता है? हैं? घने लोगों का कैसे होता है?
जैसे उदाहरण है सावणी सर्किल, तो इसको बांध को दिखा, अरे बांध सब सेम से होते हैं, दिखाने वाले नहीं है, कुछ नहीं है। किनका भला होता है पता है? जो होते हैं एक दो परिवार का होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज विद्यालय खोलेंगे, कितने लोगों का भला होगा, लेकिन सोच ही अपनी ऐसी हो गई ना। अगर ये कह दिया जाएगा यार गांव के स्कूल में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं और बैठने की व्यवस्था केवल 200 ही बच्चों की है, सरकार कमरा नहीं बनवा रही है, हमें क्या है, इन 100 बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक हॉल बनाना है, कमरा बनाना है, और गांव वाले सब इकट्ठा हो जाएं, 200 500 1000 रुपए अगर चंदे के दे दें तो ये कमरा बन सकता है। आधे ही देंगे, उनसे भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हाँ, देख नहीं दे वो भी कोई गारंटी नहीं है। और कह देना कि ये मंदिर मस्जिद बना रहे हैं साहब, ऊपर कंपटीशन में देंगे कितना ज्यादा देना है, शिलालेख पे नाम लिखा जाएगा, देंगे ना। हाँ, और उससे फिर कितने को फायदा होना है ये। और आजकल ज्यादा ही बन रहे हैं वैसे, और देख लो लास्ट तक वो बनते बनते तक ही लड़लड़ा करके भाग लेते हैं, कोई किसके ऊपर लांछन, ये चंदा खा गया, ये वो कर गया, ये वो कर गया। और आज तक स्कूलों में कोई कमरा वगैरह किसी भामाशाह ने बनाया है तो उसमें आज तक नहीं हुआ ऐसा कुछ भी कि उसने सोच समझ करके दिमाग से वो क्या है काम किया है। तो आज कितने लोगों का इसमें भला हो रहा है। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाएगी, कौन सी परियोजना, क्या राजस्थान की मरुगंगा नहीं है? इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट दुनिया में ही प्रोजेक्ट नहीं बना आज तक सिंचाई में। कितने लोगों का भला, आज गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो सारे लोग हैं, हाँ बाड़मेर तक पहुंच गया है, ये सब के सब लोगों का क्या है भला इसी से हुआ है। तो इन चीजों की हमें क्या है जरूरत है, सबसे बड़ी क्या है इनकी। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये हमारे भारत देश की आज भी सबसे बड़ी क्या है बहुउद्देशीय परियोजना। अरे भाखड़ा नांगल दिखा दे, ये कह रहा हूं तो। हाँ लिखो, भाखड़ा नांगल परियोजना में लिखो, लिखो, यह है भारत की सबसे बड़ी, यह है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। यह है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी, राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। पंद्रह पॉइंट 2% है। भाखड़ा नांगल परियोजना से
भाखड़ा नांगल परियोजना से श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू को जल विद्युत और सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। जल विद्युत और सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। जबकि बीकानेर झुंझुनू सीकर बीकानेर झुंझुनू सीकर को केवल जल विद्युत की सुविधा प्राप्त है। तो ये तो अपने राजस्थान के संदर्भ में, इनका तो आपको ध्यान रखना है, ये अपने काम का है ना। बाकी आपको ये ध्यान कि इस बांध का कार्य 1946 में पंजाब के गवर्नर सेंट लुइस डेन है, इन्होंने कौन सी नदी पर बनाने का काम शुरू करवाया था? सतलुज नदी पर। बस नींव नाव बर्बादी चल दी है क्या? बस अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने के, नहीं समय वापस रख लो कि हम बनवा देंगे। तो लिखिएगा भाखड़ा नांगल बांध भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर सतलुज नदी पर पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बनाया गया। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बनाया गया। इस बांध का निर्माण कार्य इस बांध का निर्माण कार्य 1946 में पंजाब के गवर्नर सेंट लुइस डेन पंजाब के गवर्नर सेंट लुइस डेन के निर्देशन में शुरू हुआ। उन्नीस सौ बासठ में पंडित नेहरू ने इसे देश को समर्पित कर दिया। देश को समर्पित कर दिया। पंडित नेहरू ने इस परियोजना को स्वतंत्र भारत के लिए विराट वस्तु चमत्कारी वस्तु
मंदिर और तीर्थ के समान बताया। इस परियोजना के मतलब भाखड़ा नांगल बांध के इस परियोजना के पृष्ठ प्रदेश में पृष्ठ प्रदेश पीछे का भाग, इस परियोजना या बांध लिख लो सही, इस परियोजना के पृष्ठ प्रदेश में गोविंद सागर झील है। हाँ हाँ, एसी चालू कर दे। वो कहाँ गया? फोन करो उसको। क्यों सबको गर्मी लग रही? हिला गया? क्या लिखा आपने? हाँ, इस बांध के पृष्ठ प्रदेश में गोविंद सागर झील है। यह है भारत की सबसे बड़ी, यह है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील। तो ये अपने एक परियोजना लिखा है जिसका नाम क्या है? भाखड़ा नांगल। 15.2% की जो हिस्सेदारी है इसके साथ। क्या मिला तेरे को? सब बांध ऐसे ही मिलेंगे आप। ये कायलाना तो नहीं दिखा दिया है। सबके गेट लगे होते हैं, ये ऐसा तो नहीं है इसको नहीं मिला तो इसने ये चिपका दिया, वही तो बात है। हाँ, तुम्हें लगता है इतना छोटा है ना? इतने से कोई गेट होंगे, बहुत होंगे उसके, तो वही तो है ना। हाँ, इन चिपका दिया इसने, मान लो ये क्या ऐसा है, सारे बांध ऐसे ही होंगे, है ना। हाँ, बांध ऐसे ही होते हैं ना सभी, वही तो। इसके बाद में अगली जो परियोजना है यानी वो कौन सी है? व्यास परियोजना। एक्चुअल में व्यास परियोजना है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, इसकी ये संयुक्त परियोजना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की किस प्रकार की परियोजना है? संयुक्त परियोजना। एक क्वेश्चन तो ये है। इसका मतलब राजस्थान की इसमें क्या है? हिस्सेदारी। इस परियोजना को बनाने का प्रमुख उद्देश्य है कि इस व्यास परियोजना का फर्स्ट चरण आता है, सेकंड चरण में इस पर एक बांध बनाया गया। कौन सा बांध बनाया गया? पोंग। और पोंग बांध से पोंग नहर निकाल करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, इंदिरा गांधी नहर है यानी उसमें क्या है? जल छोड़ा जाए। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि इंदिरा गांधी नहर है उसमें नियमित जलापूर्ति बनी रहती। भाई गर्मियों में पानी की कमी हो जाती, पानी की कमी नहीं हो, इसलिए व्यास नदी के जल को कौन सी नहर में छोड़ दिया जाता है? इंदिरा गांधी नहर है यानी उसमें छोड़ा आता है IGNP। इससे इस परियोजना से इंदिरा गांधी नहर है यही IGNP नहर आती है, इंदिरा गांधी नहर में नियमित जलापूर्ति बनी रहती।
कंटिन्यू क्या रहती है, उसमें जलापूर्ति बनी रहती है, पानी में क्या है, कमी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक विवाद हुआ था जिसको रावी व्यास जल विवाद कहते हैं। रावी व्यास जल विवाद मतलब भी दो नदियां हैं, यानी रावी और कौन सी नदी होगी, व्यास। 1953 में इन दोनों नदियों के जल के बंटवारे को लेकर जल के बंटवारे को लेकर यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली है, इनके बीच में इन दोनों नदियों के जल के बंटवारे को लेकर एक समझौता होता है कि कोई भी राज्य है यानी वो यानी लड़ेगा नहीं जल के लिए, और अलग अलग राज्यों को जल की एक आवंटित राशि दे दी जाती है कि इतनी इतनी मात्रा में सभी क्या करेंगे, जल का उपयोग करेंगे। जिसमें हमारे राजस्थान के साथ में भी निर्धारित किया गया कि 86 लाख एकड़ घनफुट जल का जो उपयोग है वो कौन सा राज्य करेगा, यानी राजस्थान है ये करेगा। ये मुख्य रूप से यानी इसमें निर्णय लिया 86 लाख घन एकड़ फुट, वही पानी अपन रावी से लेके आना चाहते हैं। तो रावी से डायरेक्ट तो ला नहीं सकते, वो अपन किससे ले लेते हैं, व्यास से। व्यास अतिरिक्त जल है वो वापस रावी को दे देगा, रावी से हिमाचल प्रदेश और कौन बांट लेंगे, जम्मू कश्मीर। ये बंटवारा 1953 में हो जाता है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली का जो क्षेत्र आता है, यानी कुछ समय बाद विवाद शुरू हो जाता है। समझौता हुआ था, कोई इसमें ज्यादा लोगों ने भागे, उस समय तो आनंद फानंद में ले लिया, लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर होते होते इन सारे राज्यों के बीच में जल, आज भी शांत नहीं हुआ है, आज भी चल रहा है। अपने कई बार गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले जो लोग मांग करते हैं हमें नहर का क्या है, पूरा पानी मिलना चाहिए। चुनाव ही इस बात पे लड़ा जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर है, इसी को लेकर के क्या है कि चुनाव लड़ते हैं, पानी जितना आवंटित राशि है वो हमें क्या है, यानी मिलनी चाहिए। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली के बीच में यानी ये समझौता करवाया गया, लेकिन कुछ समय के बाद में यानी विवाद शुरू हो जाता है। और विवाद शुरू हुआ तो ये था कि इस विवाद को निपटाएं कैसे, तो 1985 में राजीव गांधी, लोंगेवाला समझौते के तहत न्यायमूर्ति इराडी, कि न्यायमूर्ति कौन आते हैं, यानी इराडी है, इनके अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया इराडी कमीशन। कौन से कमीशन का गठन कर दिया आता है, इराडी। और इस इराडी कमीशन के तहत 86 लाख एकड़ घनफुट जल है, यानी वो किसको मिलना चाहिए, राजस्थान। रावी व्यास नदी विवाद है कि 86 लाख एकड़ घनफुट जल है, वो किसको मिलना चाहिए, राजस्थान को। बस राजस्थान यही मांग करता है कि ये पूरा जल दे दीजिए मुझे। तो इसके लिए पोंग परियोजना है, यानी ये पोंग बांध है, यानी ये बनाया गया। और इसका जल कौन सी नहर में, ये कौन सी नहर में छोड़ दिया आता है, इंदिरा। इससे यानी इन हमारे इंदिरा गांधी नहर है उसमें नियमित क्या बनी रहती है, जलापूर्ति। तो व्यास परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है,
3 की है, ध्यान रखना है ना। विवाद बहुत सारे राज्यों के बीच में, वो रावी व्यास विवाद कहलाता है। तो पहले आप लिखिए व्यास परियोजना लिखकर, व्यास परियोजना में लिखो। यह है पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना। इस परियोजना से, इस परियोजना से इंदिरा गांधी नहर को, इंदिरा गांधी नहर में लिखना, इंदिरा गांधी नहर में नियमित जलापूर्ति, नियमित जलापूर्ति बनी रहती। नियमित जलापूर्ति बनी रहती है, क्योंकि व्यास नदी पर, व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया। इस बांध का जल इंदिरा गांधी नहर में छोड़ा जाता। इंदिरा गांधी नहर में छोड़ा जाता है। तो इसका आप ये मान के चलिएगा कि एक ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी पूछा है, कितने राज्यों की ये संयुक्त परियोजना। अगला एक विवाद भी लिखिएगा कि कौन कौन सी नदियों को लेकर के विवाद है जल बंटवारे को। रावी व्यास जल विवाद, हाँ, कि रावी व्यास से जो जल विवाद है, यानी इसके बताओ, रावी और व्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर सबसे पहले समझौता कब होता है? 1953। और राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता है, वो कब हुआ? जिसमें कौन से कमीशन का गठन किया गया? और राजस्थान को कितना जल प्राप्त हुआ? 86 लाख। ये 86 लाख एकड़ घन फुट है ना, इंदिरा गांधी नहर से ही जल आता है हमारे पास। जो आगे जब इंदिरा गांधी नहर बताऊंगा उस समय भी आएगा। रावी का जल भी आता है, सतलुज व्यास का तो है ही है। रावी का जल इस तरीके से अपने को पोंग बांध के माध्यम से अपन क्या है, यानी जो पोंग में रावी का जल ला करके रावी का व्यास में इस तरीके से आवंटित जल है, उसको अपन काम में लेते हैं। जो इंदिरा गांधी है यानी उसमें अपन पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी नहर आएगा उसमें। तो अगला एक लिखिएगा आप, रावी व्यास जल विवाद में लिखो। सन 1953 में सन 1953 में रावी और व्यास नदी रावी और व्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर जल के बंटवारे को लेकर पंजाब हरियाणा राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच समझौता हुआ।
हिमाचल प्रदेश दिल्ली के बीच से समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अलग अलग राज्यों के लिए जल आवंटित किया गया। परंतु इन नदियों के जल के बंटवारे को लेकर विवाद बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ। 1985 में 1985 में राजीव गांधी लोंगेवाला समझौते के तहत राजीव गांधी लोंगेवाला समझौते के तहत न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता में इराडी कमीशन का गठन किया गया। इराडी कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन ने राजस्थान के लिए इस कमीशन ने राजस्थान के लिए 86 लाख एकड़ घनफुट 86 लाख एकड़ घनफुट जल राजस्थान के लिए आवंटित किया है। राजस्थान के लिए आवंटित किया है। तो ये विवाद कौन सा हो गया? रावी। हाँ, इसमें दो क्वेश्चन ऐसे है कि रावी और व्यास नदी के जल विवाद को निपटाने के लिए कौन से कमीशन का गठन किया गया और किन के बीच में समझौता हुआ? राजीव गांधी लोंगेवाला, यानी इनके बीच में क्या होता है? समझौता। इसी के तहत इराडी कमीशन है, यानी इसका क्या होता है कि जल दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जब गठन होता है, विवाद होता है, जल का विवाद, तो उसका जो निपटारा है राष्ट्रीय केंद्रीय जल बोर्ड आयोग है, इसके द्वारा उसका निपटारा केंद्र सरकार नहीं कर सकती। केंद्र और राज्य के बीच में अलग अलग सरकारें होती है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, जैसे दो राज्यों के बीच में, अब जितने राज्य थे इनके बीच में सबके पास क्या है? अलग अलग सरकार थी। केंद्र सरकार किसका पक्ष लेगी? जो उसके दल वाली सरकार होगी उसी का क्या लेगी? पक्ष। इसलिए ऐसे समझौते होते हैं ना, उन समझौतों का निपटारा न्यायमूर्ति के द्वारा ही किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी उसके जो सुप्रीम जज होता है, यानी उन्हीं के द्वारा, यानी इसका क्या किया जाता है? निपटारा किया जाता है। तो ये राजीव गांधी लोंगेवाला जो समझौता है, यानी जो इसके तहत इराडी कमीशन का गठन किया गया
और फिर इराडी कमीशन ने क्या है, सबको अलग अलग आवंटित जल राशि दे दी कि इतने इतने जल की आपको क्या है, यानी आवश्यकता है, आप इस जल का उपयोग कीजिए। अब इसके बाद में अभी यानी इस जल को उपयोग लेने के लिए कितनी सारी परियोजनाएं बनाई जाती है। अगली एक परियोजना और बना देते हैं, सिद्धमुख नौर परियोजना। हाँ, सिद्धमुखी नोहर परियोजना है। इसके बाद वही रावी और व्यास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए, ये रावी और कौन सी हो गई, व्यास नदी है, इसके जल के अतिरिक्त उपयोग करने के लिए एक परियोजना बनाई जाती है जिसका नाम रखा आता है सिद्धमुखी नौर परियोजना। इराडी कमीशन का गठन, उसने जजमेंट दे दिया और जजमेंट लेने के बाद में उस 86 लाख जो एकड़ फुट है उस जल का उपयोग कैसे करें, एकड़ फुट ही लिखा है ना, तो उसका जल अपन उपयोग कैसे करें। तो उस जल का उपयोग करने के लिए यही जो 1989 में हनुमानगढ़, उस समय हनुमानगढ़ था ही नहीं, क्यों नहीं था रे, कौन सा जिला था, गंगानगर था। हनुमानगढ़ की जो भादरा तहसील आती, उसका एक गांव है बिरानी, नौर भादरा का जो क्षेत्र आता है, कौन सा गांव हो गया, बिरानी। बिरानी गांव में सिद्धमुख नौर परियोजना की आधारशिला रखी जाती है। हाँ, कि भादरा जो गांव आता है, हाँ ये जो भादरा तहसील है उसके जो बिरानी गांव है, यही उसमें कौन सी परियोजना, सिद्धमुखी नौर परियोजना, इसकी नींव रखने का काम यानी आधारशिला राजीव गांधी ने की। हाँ, कि जो अतिरिक्त जो इराडी ने सुना दिया है, तो हम क्या है कि इसके तहत जल तो लेकर के आए, तो इसके लिए, और इसका उद्देश्य था, मुख्य जो उद्देश्य वो रावी व्यास नदी के अतिरिक्त जल, रावी व्यास नदी है उसके अतिरिक्त जल का उपयोग करना। भाई जो 86 लाख एकड़ घनफुट जल आया है उसका उपयोग करें। अकेली इंदिरा गांधी नहर है, उससे तो ये उपयोग होने से रहा। हाँ, तो इसलिए अभी वर्तमान में इसको राजीव गांधी नौहर परियोजना के नाम से जाना था। अब हनुमानगढ़, केवल इससे वर्तमान में सिंचाई कहां पर होती है, हनुमानगढ़ चूरू का क्षेत्र। पहले गंगानगर लिखते थे यहां पर, अब गंगानगर नहीं लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, क्योंकि हनुमानगढ़ कब बना, 1994। हाँ, कि 1994 है, यही इसमें यह बन जाता है। इस परियोजना, वर्तमान में इसी परियोजना को क्या कहा जाता है, राजीव गांधी नौहर परियोजना के नाम से जाना आता है। हाँ, कि राजीव गांधी नौहर परियोजना है, इसके नाम से सिद्धमुख नौर परियोजना है, इसी को राजीव गांधी नौर परियोजना कहते। इस परियोजना राजीव गांधी नौर परियोजना है, यानी इसी परियोजना में हमें यह भी ध्यान, इसका 2002 यानी 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी है, यानी इन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया था, मतलब बन गई। हाँ, जल प्रवाहित करने का कार्य किया, यानी उद्घाटन है, यानी ये सोनिया गांधी के कर कमलों से कर दिया। इस परियोजना का जो निर्माण है यूरोपीय आर्थिक समुदाय से हुआ है। कि
जो इसका निर्माण कौन से समुदाय से, तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय वहां से पैसे लेके आए अपन, तब ये परियोजना प्रोजेक्ट। इस सिद्धमुखनौर परियोजना से हनुमानगढ़ की नौर बहादरा तहसील, यह नौर बहादरा है, इसको जलापूर्ति होती है। और जो चूरू है इसका तारानगर, और जो साहवा का क्षेत्र आता है यह इसको जलापूर्ति होती है। कौन सी परियोजना से? सिद्धमुखी नौर परियोजना, जिसको वर्तमान में क्या कह दिया आता है? राजीव गांधी नौर। तो राजीव गांधी नौर परियोजना से अब यही क्वेश्चन आता है कि राजीव गांधी नौर परियोजना से सिंचाई होती है या जलापूर्ति होती है, लाभ प्राप्त होता है? उसके ऑप्शन में आपके गंगानगर भी लिखा हुआ होता है, गंगानगर हनुमानगढ़ भी लिखा होता है, हनुमानगढ़ चूरू भी लिखा हुआ होता है, चूरू श्री गंगानगर भी लिख दिया आता है। बताओ कौन सा होगा लाभान्वित? हनुमानगढ़, गंगानगर अभी नहीं है ना। इस बात का आपको ध्यान, ये गलती हो जाती है जिले जो है यानी इसमें पूछ लिया आते हैं। तो लिखिएगा आप सिद्धमुखनौर परियोजना, सिद्धमुखी नौर परियोजना लिखो। वर्तमान में इसे राजीव गांधी नौर परियोजना, राजीव गांधी नौर परियोजना के नाम से जाना आता है। राजीव गांधी नौर परियोजना के नाम से जाना आता है। इस परियोजना की आधारशिला इस परियोजना की आधारशिला 5 अक्टूबर 1989 को 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी ने हनुमानगढ़ की बहादरा तहसील, हनुमानगढ़ की बहादरा तहसील के बिरानी गांव में रखा, बिरानी गांव में रखी। कोष्टक में लिखा ना, पहले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ नहीं था, पहले क्या था? गंगानगर। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य, इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का, रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करना, अतिरिक्त जल का उपयोग कर। इस परियोजना का निर्माण यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से हुआ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से हुआ। किसके सहयोग से हुआ है?
यूरोपीय आर्थिक, ध्यान रखना ये अच्छा क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से हुआ, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड ऐसे ही लेके आता है। इसका उद्घाटन 12 जुलाई 2002 को सोनिया, तो लिखो इस परियोजना का उद्घाटन 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी ने किया। किसने किया था? सोनिया, हाँ, कि सोनिया गांधी है, इन्होंने इस परियोजना का उद्घाटन। सिद्धमुखनोर परियोजना से सिद्धमुखनोर परियोजना से हनुमानगढ़ की नौर भादरा, हनुमानगढ़ की नौर भादरा और चूरू की तारानगरे साहवा, तारानगरे साहवा क्षेत्रों को जलापूर्ति होती। तारानगर साहवा, साहवा क्षेत्रों को जलापूर्ति होती है। तो ये जो परियोजना भी गंगानगर है, यानी हनुमानगढ़ गंगानगर, यानी उत्तरी राजस्थान है, यानी उसी में था। किसी समय गंगानगर का भाग होता, अब ये किसका हो गया? हनुमान। इसके बाद में गंग नहर, है कौन सी परियोजना होगी? गंग नहर। एक्चुअल में ये भारत की पहली सिंचाई परियोजना कह सकते कि हमारा भारत है, यही इसकी पहली जो सिंचाई परियोजना, हाँ, कि नहर सिंचाई परियोजना अपन कह सकते हैं। और इस परियोजना के लिए क्या है कि उस समय रियासतें चला करती थी। 1920 में एक समझौता होता है बीकानेर, बावलपुर और पंजाब राज्य के बीच में, ऐसे ही राज्य थे, हाँ, कि बीकानेर के बीच में, पंजाब के बीच में, और बावलपुर। बावलपुर अब कहां पर है? पाकिस्तान। पंजाब भी कहां पर है? पाकिस्तान में। जो समझौता हुआ था उसके तहत, मतलब इस समझौते 1920 में हुआ, और इस समझौते के तहत यह निर्णय रखा गया था कि हमें, यानी कि जो भागीरथी प्रयास करना है। भागीरथी प्रयास का मतलब हिमालय का जो जल है वो मरुस्थल में लाना है। लोग हंसेंगे नहीं कि को गंगा जल थोड़ी लेके आना है, लेकिन किया इस रूप को साकार। जिस समय संसाधन नहीं थे उस दरमियान भी ये सारा काम है, यानी वो संभव कर दिखाया। इसलिए ये हमारे राजस्थान की ही नहीं, भारत की पहली नहरी सिंचाई परियोजना, भारत की पहली नहर सिंचाई परियोजना कह सकते। और इस गंग नहर के लिए सतलुज नदी के जल का उपयोग किया जाएगा। सतलुज नदी राजस्थान में तो थी नहीं। इसके लिए क्या होता है कि पंजाब, बावलपुर और बीकानेर
राज्य मतलब रियासतें थी, राज्यों के बीच में एक समझौता होता है 1920, दिसंबर 1920 में समझौता होता है। और इस समझौते में यही निर्णय रखा गया कि हम कौन सी सतलुज नदी पर एक क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे। और बांध बना करके यही उस वहां से, क्योंकि डायरेक्ट नदी से आप जल नहीं रोक सकते, जैसे नदी बह रही कंटिन्यू, जैसे ये नदी बह रही, आपने सोचा कि मेरे खेत में एक नाली निकाल के ले जाऊं, जाएगा ही नहीं, नदी का जल जाएगा, क्योंकि नदी का वेग, इसलिए उस पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, अवरोध, यानी बांध बनाना पड़ेगा। बांध बनाए बिना नहीं हो सकता, इसलिए पहले क्या बनाना होगा। इसलिए 1921 में जैसे ही समझौता होता है, तो 1921 में गंगा सिंह जी ने, पंजाब है यही, उसमें सतलुज नदी पर एक बांध है, यही उसकी आधारशिला रख देते, वो 1921 में। इसका मतलब इसका कार्य कब शुरू होता है, 1921 में। आधारशिला किसने रखी, बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा। नहर का काम कंटिन्यू जारी रहा, बना। 1927 में नहर बनकर के तैयार होती है। जैसे 1927 में बनके तैयार होती है, तो अब इस नहर का क्या करना है, उद्घाटन करना है। तो उद्घाटन के लिए क्या है कि जो गवर्नर साहब आते हैं, या जो अपन देखें कि इरविन, गवर्नर तो नहीं थे, हाँ, लॉर्ड इरविन है, तात्कालिक वाइसराय, वाइसराय था ना, हाँ, कि तात्कालिक जो वाइसराय है, यही उन्होंने क्या है कि यहां पर एक जो मुख्य रूप से उद्घाटन करने का काम मैं करूंगा, और उसके लिए श्री गंगानगर में शिवपुर हेड है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, हाँ, क्योंकि शिवपुर हेड है, वही इसका मुख्य बिंदु है जहां ये राजस्थान में प्रवेश करती है। एग्जाम में अक्सर गलती हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है, तुमसे नहीं, एग्जाम में प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, कि राजस्थान में गंग नहर कहां से प्रवेश करती है, तो कौन सी जगह आती है, शिवपुरी हेड। मसीदाबली हेड नहीं लिखना, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर है वो कौन सा आता है, मसीदाबली हेड, और ये कौन सा होता है, दोनों ही नाम दिए हुए होते हैं। तो उस समय क्या है कि इंदिरा गांधी नहर है, यानी उसको अपन ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो पढ़ दिमाग में गंग नहर देख रहे हैं और अंदर चल रही है कौन सी, इंदिरा, हाँ, तो शिवपुर की जगह अपन कौन सा कर देते हैं, मसीदा। तो ये फिर क्या है कि गलत हो जाता है। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनका 10:45 हो गए, हाँ, इनकी सूचना होगी, अक्षय सर और प्रवीण सर आपकी जो सूचना देंगे, बिल्डिंग नंबर 2 हॉल नंबर 4। हिंदी वाले बच्चे हैं ना, उनकी सूचना है। चलो ये तो अपन बाद में करें।